हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आप सभी के साथ आपके अपने YouTube चैनल लबासना जीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लास में हम लोग देख चुके थे, चैप्टर नंबर 21 तक पढ़ चुके थे, जिसमें से गुप्त साम्राज्य के विषय में पढ़े थे। तो अब उससे आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब क्या है ना, चैप्टर नंबर 22वां एंशियंट हिस्ट्री एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे। इसमें क्या है, चैप्टर नंबर 22 में वाकाटक राजवंश के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्या है, वाकाटक राजवंश की स्थापना। अगर वाकाटक राजवंश जो था, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 255 ईस्वी में हुई थी, कि लगभग विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने किया था। और किसने किया था? विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने किया था। इसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरार, जिसको हम लोग विदर्भ के नाम से जानते हैं, कि स्थानीय शासक थे। इनके जो पूर्वज रहे थे वो सातवाहनों के अधीन ये रहते थे। सातवाहन जो हम लोग पढ़ चुके, उसके ये अधीन पूर्वज इनके काम करते थे। और वो जो है ना, बरार जो वर्तमान में विदर्भ के नाम से जानते हैं, उसको वहां के जो है स्थानीय शासक के रूप में कार्य करते थे। आगे देखते हैं, विंध्य शक्ति के पश्चात उसका पुत्र परवरसेन प्रथम, इसका समय काल रहा है 255 से 335 ईस्वी तक। ये जो है ना शासक था वाकाटक वंश का। वह अकेला ऐसा शासक था। वाकाटक वंश की अगर बात करें तो वो एक अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण किया था। और वो अपने आप को सम्राट कहते थे। पुराणों से, अगर पुराने जो हम लोग पुराण पहले पढ़ चुके हैं पिछले क्लासेस में, तो उन पुराणों की बात करें तो पुराणों से हमें पता चलता है कि 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। ये जो वाकाटक वंश का एक अकेला जो सम्राट था, इन्होंने जो है ना 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक है, परवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ का मतलब ये होता है कि अश्वमेध यज्ञ में क्या किया था, कोई भी राजा अश्वमेध जब कराता तो उसमें जो है ना अश्व को एक छोड़ा जाता है, पूजा करके उस अश्व को छोड़ा जाता है। और वो कहा जाता है कि वो अश्व जहां जहां तक एरिया तक वो चला जाता था, और वहां अगर किसी ने विरोध नहीं किया तो उस पूरे क्षेत्र को वो राजा के अधीन मान लिया जाता था, कि एक पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ना इसी राजा के अधीन है। तो इस तरह का अश्वमेध कितने किए थे? परवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध किए थे। आगे देखते हैं, परवरसेन के पश्चात वाकाटक साम्राज्य 2 शाखाओं में विभक्त हो गया। आगे देखते हैं तो परवरसेन के पश्चात, जब परवरसेन नहीं रहे उसके सम्राट, उसके पश्चात जब देखें तो आगे कि 2 शाखाओं में ये विभक्त हो गया। ये 2 भागों में बट गया। क्या क्या था? प्रधान शाखा तथा वासीय शाखा। 2 शाखाओं का क्या नाम था? एक प्रधान शाखा बना और एक वासीय शाखा बना। ठीक है, जिसको वर्षगुलम भी कहते हैं वासीय शाखा को। दोनों शाखाओं में समानांतर रूप से शासन किया। दोनों शाखाएं जो बनी, ये जो है समानांतर रूप से दोनों ने इन क्षेत्रों पे शासन किया। प्रधान शाखा के प्रमुख राजा, प्रधान शाखा जो बने उसका जो है ना प्रमुख राजा की बात करें तो वो रुद्रसेन प्रथम बना। इनका समय काल क्या रहा? 335 से लेकर 360 ईस्वी का। आगे देखते हैं, प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल की बात करें तो 390 से 410 ईस्वी का शासनकाल रहा। वहीं आगे देखते हैं परवरसेन प्रथम, परवरसेन द्वितीय की बात करें तो इनका जो है जीवन काल 410 से लेकर 440 ईस्वी तक रहा। यह नरेंद्र सेन 440 से 460 ईस्वी एवं पृथ्वी सेन द्वितीय 460 से 480 ईस्वी। पृथ्वी सेन द्वितीय 400, इनका जीवन काल क्या रहा? 460 ईस्वी से लेकर 480 ईस्वी का। आगे देखते हैं, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह जो ना वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। वाकाटक के जो राजा थे, नरेश थे, उनके साथ जो ना अपनी पुत्री का विवाह करवाया। वाकाटकों का राज्य गुप्त एवं शक राज्यों के बीच था। वाकाटक का जो राज्य था ये जो है गुप्त और शक, यानी इधर से गुप्त रहे होंगे तो इधर से शक रहे होंगे, और ये बीच वाला जो है ना वाकाटक रहा होगा। इन दोनों के मध्य का राज्य वाकाटक था।
राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस संबंध को स्थापित किया। राज्यों पे जो है ना विजय प्राप्त हो सके, इसके लिए जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या संबंध स्थापित किया? विवाह का संबंध स्थापित किया। विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई और विवाह के कुछ समय पश्चात ही देखते हैं रुद्रसेन द्वितीय की जो है मृत्यु हो गई। क्योंकि उनके दोनों पुत्र दिवाकर सेन, रुद्रसेन के दो पुत्र थे, दिवाकर सेन और दामोदर सेन, अवयस्क थे। इनके जो दो पुत्र हुए दिवाकर सेन और दामोदर सेन, ये जो है ना अवयस्क थे, यानी बहुत छोटे थे, वो लोग बालक थे। अतः प्रभावती गुप्ता ने शासन संभाला, यानी जो उनकी माता है दिवाकर सेन एवं दामोदर सेन की माता एवं रुद्रसेन की पत्नी ने जो है ना प्रभावती गुप्ता, इन्होंने जो है ना उस शासन काल को संभाला। यानी कि अब सिंहासन पे जो है ना ये प्रभावती गुप्ता जो है ना बैठकर ये शासन चलाने लगे। इन्हीं काल को जो है ना वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल कहा गया। जब प्रभावती गुप्ता जब शासन चलाने लगी तो इसी काल को जो है ना वाकाटक गुप्त का जो है ना स्वर्ण काल कहा गया। प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद, अगर प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद जो बना उनका कनिष्ठ पुत्र, कनिष्ठ मतलब बड़ा पुत्र दामोदर सेन प्रवर सेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। यही जो है ना उनका बड़ा बेटा, जो आगे चल के बाल्यावस्था से बड़ा हुआ, तब जो है ना ये सिंहासन पर बैठे और ये जो ना प्रवर सेन द्वितीय यानी उसके पिता के नाम से ही ये जाना गया, गद्दी पर ये बैठा। आगे देखते हैं पृथ्वीसेन द्वितीय जो है ना वाकाटकों का प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। ये जो है पृथ्वीसेन द्वितीय की बात करें तो ये वाकाटकों का प्रधान शाखा जो दो शाखाओं में बट गया, तो उन प्रधान शाखा का जो ना अंतिम शासक था। उसके जो है ना बाद उनका राज्य वसीम शाखा के हरिसेन के हाथों में चला गया। उनके बाद जैसे उनका देहांत हुआ, वो अंतिम शासक देहांत हुआ, उसके बाद जो ना उस क्षेत्र में वसीम शाखा के हरिसेन के हाथों में चला गया। ठीक है, आगे देखते हैं वसीम शाखा के वाकाटक। अब ये देखते हैं वसीम शाखा है वाकाटक वंश की इस शाखा की स्थापना, वाकाटक वंश की अगर बात करें तो इस शाखा की जो ना स्थापना का काल जो है ना 330 ईस्वी में सम्राट प्रवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने किया था। सम्राट प्रवरसेन के जो छोटे पुत्र थे सर्वसेन, उसने जो है ना इसका इन्होंने इनका शासन किया, सम्राट बने। उसने जो है ना वत्स गुलक नामक स्थान पर जो है एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की है। उन्होंने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, किसने? सर्वसेन ने। वत्सगुलम महाराष्ट्र के अकोला जिले में आधुनिक वाशिम में स्थित है। यानी जो वत्सगुलम की बात करें तो किन क्षेत्र में है? महाराष्ट्र क्षेत्र में है और वो अकोला जिले में पड़ता है। ये जो ना महाराष्ट्र क्षेत्र के जो ना अकोला जिले में आधुनिक वसीम में स्थित है। आगे देखते हैं वसीम शाखा के प्रमुख राजा। वसीम शाखा के अगर प्रमुख राजा की बात की जाए तो उसमें नाम आता है सर्वसेन बिंद शक्ति द्वितीय, जिनका काल रहा 350 से 400 ईस्वी का, और प्रवरसेन द्वितीय जिनका काल रहा 400 से 415 ईस्वी का, हरिसेन जिनका शासन काल रहा 475 से 510 ईस्वी का। हरिसेन वसीम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। ये जो ना हरिसेन वसीम जो था, ये वसीम शाखा का जो है ना सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, यानी जो है ना काफी शक्तिशाली और चतुर शासक बने। यही इन्हीं का डिसीजन काफी अच्छा रहा इस शासन में। वाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक है, और यही जो है ना वाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात जो हमें प्राप्त होता है, जानकारी प्राप्त होता है, वो शासक रहे। आगे देखते हैं वाकाटक वंश के राजा प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना किया। वाकाटक का वंश जो प्रवरसेन द्वितीय थे, उन्होंने जो है ना प्राकृत काव्य में सेतुबंध की रचना की। तथा सर्वसेन ने हरि विजय नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ लिखा। सर्वसेन की बात करें तो इन्होंने हरि विजय नामक जो है ना प्राकृतिक काव्य यानी अपने काव्य ग्रंथ पुस्तक की रचना किया।
ठीक है, हरिविजय पुस्तक की रचना किया। संस्कृत का वैदर्भी शैली, संस्कृत की वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास वाकाटक नरेश के दरबार में हुआ। अगर संस्कृत में बात करें, वैदर्भी शैली जो संस्कृत में लिखी, इसका अगर पूर्ण विकास की बात करें तो ये नरेशों के दरबार में हुआ था। नरेश के जो दरबार होते थे वहीं पे हुआ था। कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवर्सन द्वितीय की राजसभा में निवास किया था। कुछ विद्वान कहते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है ना राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवर्सन द्वितीय की जो है ना राज्यसभा में, यानी उनकी राज्य में जाकर निवास किए थे। वहां उन्होंने उसके सेतुबंध का संशोधन किया था। वहां जो ना वो जब कालिदास निवास किए थे तो उनके द्वारा जो रचित सेतुबंध था उस पर कुछ संशोधन किए थे। वैदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा था। और वैदर्भी शैली एक ये शैली होती थी, इसमें जो है ना अपना काव्य मेघदूत लिखा था। किसने? कालिदास ने। वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। वाकाटक जो नरेश थे वो ब्राह्मण धर्म को पालन करते थे। वो जो है ना शिव एवं विष्णु के उपासक थे। और वो जो है ना भगवान शिव एवं विष्णु के जो ना उपासक थे, यानी उनको वो मानते थे, उनका वो पूजा करते थे, उनको वो अनुसरण करते थे। वाकाटक नरेश, आगे देखते हैं। वाकाटक नरेश पृथ्वी सेन द्वितीय के सामान्य व्याघ्र देव ने रचना के मंदिर का निर्माण करवाया। वाकाटक नरेश जो पृथ्वी सेन द्वितीय थे, उन्होंने जो है ना सामंत व्याघ्र देव, सामंत उनके जो सामंत है व्याघ्र देव ने नचना के मंदिर का निर्माण किया। नचना के मंदिर का निर्माण किया, यानी नचना के मंदिर का निर्माण किसने किया था? सामंत जो उनके थे व्याघ्रदेव, उन्होंने करवाया था। और ये किनके वहां काम करते थे? पृथ्वी सेन द्वितीय के मंदिर का निर्माण किया। अजंता, अब आगे देखते हैं। अजंता का 16वां तथा 17वां गुहा बिहार एवं 19वीं गुहा चैत्य का निर्माण वाकाटकों के शासन काल में हुआ। अजंता का 16वां और एवं 17वां गुहा जो है ना बिहार में है, और ये 19वीं गुहा चैत्य का निर्माण वाकाटकों के शासन काल में हुआ। और ये जो 19वां गुहा जो चैत्य बना था, इसका जो है ना वाकाटक शासन काल में ही निर्माण हुआ था। अब ये चैप्टर हो चुका। अब आगे देखते हैं। आगे चैप्टर नंबर 22 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग प्रवेश करते हैं चैप्टर नंबर 23 में। 23 में क्या है? पुष्य भूति वंश या वर्धन वंश। अब देखते हैं हम लोग पुष्य भूति वंश या वर्धन वंश के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं पुष्य भूति वंश या वर्धन वंश में? तो गुप्त वंश के पतन के बाद, जैसे ही गुप्त वंश का पतन हुआ उसके बाद जो है ना जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ, जिन राजवंश जो नए राजवंश बने, यानी कोई भी क्षेत्र में अगर किसी का शासन है और उनका शासन उत्तराधिकारी अगर अयोग्य होता था तो वो वंश धीरे धीरे पतन की ओर जाने लगता था। जब पतन होता था तो कोई नई नई शक्तियां उभर कर आती थी, तो वही नई शक्तियों में राजवंशों का उद्भव हुआ। उनमें जो है मैत्रक, मोखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख है। इनमें अगर नए नए राजवंशों की बात करें तो इनमें जो है ना मैत्रक, मोखरी, पुष्यभूति और परवर्ती गुप्त और गौड़ जो है ना प्रमुख राजवंश बनकर उभरे। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। अगर इन उभरते हुए राजवंशों की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है ना साम्राज्य जो है ना किन्होंने बनाया? न पुष्यभूति वंश का साम्राज्य बना। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। पुष्यभूति वंश का संस्थापक की बात करें तो पुष्यभूति वो स्वयं थे। इनकी राजधानी थानेश्वर थी। इनकी राजधानी जो थानेश्वर थी, जो वर्तमान में हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेश्वर स्थान है। प्रभाकर वर्धन इस वंश का स्वतंत्रता का जन्मदाता था। प्रभाकर वर्धन जो है ना इस वंश का स्वतंत्रता का जन्मदाता था, यानी इस वंश को जो है स्वतंत्र रूप से फैलने फुलाने का जो है ना काम किसने किया था? प्रभाकर वर्धन ने किया था। तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था। और ये जो है ना लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय शासक था। इनका प्रभाव जो है ना काफी अच्छा लोगों के बीच में था, जनता के प्रति काफी अच्छा था। जिसने जो है ना परम भट्टारक और महाराजा धीराज जैसे सम्मानजनक उपाधि धारण किया। और यही जो प्रभाकर वर्धन की देखते हैं तो ये जो है ना इनको सम्मान स्वरूप जो है ना प्रभाटक, परम
भट्टाकर, परम भट्टाकर एवं महाराजा धीरराज, और इस तरह के जो है ना सम्मानजनक उपाधियों से इनको संबोधित किया गया, प्रभाकर वर्धन को। आगे देखते हैं, प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई थी। अगर प्रभाकर वर्धन जो शादी किए, विवाह किए थे, इनसे जो है ना इनकी पत्नी जो यशोमती थी, उनसे जो है ना 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन और एक कन्या राजश्री का जन्म हुआ। राजश्री का जो है ना विवाह कन्नौज के मोखरी राजा, कन्नौज के जो मोखरी राजा थे ग्रमवर्मा के साथ हुआ। ग्रमवर्मा के साथ उनका विवाह करवा दिया गया। आगे देखते हैं मालवा के शासक गुप्तदेव। मालवा के शासक जो है ना गुप्तदेव, उनके गुप्तदेव ने ग्रमवर्मा की हत्या कर दी। ये जो ग्रमवर्मा के साथ जो उनका शादी करवाया था प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री का, उनका जो है ना इन्होंने मालवा के शासक देवगुप्त ने जो उनका हत्या करवा दिया और जो है ना राजश्री को बंदी बना लिया। एक तो हत्या कर दिया गया और साथ ही साथ प्रभाकर वर्धन की जो है ना पुत्री को, जो राजश्री थी, उनको बंदी भी बना लिया। कारागार में बंदी बनाकर कहाँ डाल दिया गया? कारागार में डाल दिया। यानी कि ये प्रत्यक्ष रूप से जो है ना 2 राज्यों से ही इन्होंने दुश्मनी मोल लिया। एक तो कन्नौज के जो मोखरी राजवंश थे ग्रमवर्मा, इनकी जो हत्या करने के पश्चात इस कन्नौज से दुश्मनी मोड़ लिया। उसके बाद जो है ना प्रभाकर वर्धन की जो पुत्री थी, उनसे जो है ना कारागार में डालकर उनसे भी ये मतलब युद्ध की संभावनाएं व्यक्त होने लगा, दुश्मनी मोल लिया। आगे देखते हैं, राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला। जब राजवर्धन की बारी आती है तो इन्होंने जो है ना देवगुप्त को मार डाला। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला। वही देवगुप्त है जिन्होंने जो है ना उनके पति ग्रहवर्मा की हत्या कर दिया था। इसी को जो है ना राजवर्धन, जो इनके जो पुत्र प्रभाकर वर्धन के जो पुत्र थे राजवर्धन पुत्र, इन्होंने जो है उनकी मृत्यु कर डाला। परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़, परंतु जो है ना ये देवगुप्त के जो मित्र थे गौड़ नरेश शशांक, इन्होंने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। राज्यवर्धन यानी प्रभाकर वर्धन के जो पुत्र थे, उन पुत्र राजवर्धन का हत्या कर दिया धोखे से। आगे देखते हैं नोट। शशांक जो है ना शैव धर्म का अनुयायी था। ये शशांक जो है ना शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष बोध गया को कटवा दिया। इसने जो है ना ये शैव धर्म का इतने अनुपालन थे कि पालन करते थे, जिसके कारण जो ये शैव धर्म के अलावा किसी भी धर्म को जो है ये पसंद नहीं करते थे। और उस समय जो है ना बौद्ध धर्म का काफी महत्व था, जिसके कारण जो है ना बौद्ध धर्म को बौद्ध धर्म की महत्ता को कम करने के लिए इन्होंने क्या किया ना, गया में जो बोधि वृक्ष यानी जिस वृक्ष के नीचे, जिस पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी बोधि वृक्ष को जो है ना जो भगवान बौद्ध धर्म का प्रतीक के रूप में मानते हैं, उसी वृक्ष को जो है ना बोध गया में का शशांक ने कटवा दिया। एक प्रकार से ये जो है ना बौद्ध धर्म का कट्टर दुश्मन थे। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद, राज्यवर्धन की जब मृत्यु हो गई उसके बाद जो है ना 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। वो उनकी जैसे मृत्यु हो गई तो उनका जो पुत्र था हर्षवर्धन, वो जो है ना 16 वर्ष की उम्र में ही उस गद्दी पर बैठ गया। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्ष को जो है ना हम लोग शिलादित्य के नाम से भी जानते हैं। इसने जो है ना परम भट्टाकर नरेश की उपाधि धारण किया था। इसने जो है ना परम भट्टाकर नरेश की भी उपाधि धारण किया था। किसने? हर्षवर्धन ने। हर्ष ने शशांक को पराजित किया। अब देखते हैं कि उन्हीं का पुत्र जो राज्यवर्धन का पुत्र हर्ष, उन्होंने फिर शशांक अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए शशांक को पराजित किया करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया। और उसको जो है ना कन्नौज पे जो शशांक का क्षेत्र था उस पे जो है ना इसने अधिकार कर लिया तथा अपनी राजधानी बनाया, और इसी को जो है ना उसने अपना राजधानी बनाया। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ। अगर हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय की बात करें तो इन्होंने जो है ना नर्मदा नदी के तट पर जो है ना युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई, जिसमें जो है ना हर्ष जो है ना की पराजय हो गई।
अब आगे देखते हैं, चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। चीनी यात्री जो ह्वेनसांग थे वो इन्हीं हर्षवर्धन के काल में ही जो है ना वो भारत में आए हुए थे। आगे देखते हैं, नोट में क्या देखते हैं कि ह्वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। ह्वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, अगर यात्रियों में बात किया जाए तो उनको जो है ना ह्वेनसांग को राजकुमार और नीतियों का पंडित, यानी ह्वेनसांग को राजकुमार कहा जाता था और नीतियों का पंडित कहा जाता था। साथ ही साथ एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता था। वर्तमान का जो देखे तो शाक्य मुनि भी कहा जाता था या शाक्य मुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ को संग्रह करने के उद्देश्य से आए थे। वो जो है ना ह्वेनसांग जो भारत में आए थे तो वे नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने आए थे, पढ़ने आए थे और बौद्ध ग्रंथ को संग्रह और बौद्ध ग्रंथ को पूरा जमा करने के उद्देश्य से ही आए थे। यानी बौद्ध धर्म का जितना भी ज्ञान है वो हम ले लेंगे और जाने के बाद चीन में जो हम उसका विस्तार करेंगे, लोगों के बीच जो है ना उसका फैलाएंगे। हर्ष जो है ना 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे। हर्ष ने जो है ना 1641 ईस्वी में अपना जो है ना दूत वो चीन में भेजे तथा 643 ईस्वी एवं 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए। वो अपना दूत भी भेजे थे और उसके पश्चात जो है ना 2 वर्षों के पश्चात देखते हैं 2 चीनी दूत भी उनके दरबार में आते हैं। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष, यानी बुद्ध का जो दांत का अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किया। बुद्ध के जो दंत अवशेष, दांत के जो अवशेष थे उसको जो है ना कश्मीर के राजा के साथ जो है ना उन्होंने राजा से बलपूर्वक जो है ना हासिल कर लिया। यानी हर्ष काफी योग्य शासक थे और शक्तिशाली शासक थे। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव, हर्ष के जो पूर्वज थे वो भगवान शिव सूर्य के अन्य उपासक थे। वो जो है ना भगवान शिव और सूर्य का जो है ना पूजा करते थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। प्रारंभ में अगर देखा जाए तो हर्ष भी जो है ना इनके कुल देवता कौन थे ना भगवान शिव थे, तो उनका वो परम भक्त थे। आगे, चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया। उन्होंने जो है ना ह्वेनसांग से जब उनकी मुलाकात हुई हर्षवर्धन की, तब उन्होंने बौद्ध धर्म की महायान शाखा, बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान, तो इन्हीं में से महायान शाखा के राज्याश्रय प्रदान किया। उनको जो है अपने राज्य में आश्रय दिया तथा वो पूर्ण बौद्ध बन गए और वो जो है ना धीरे धीरे जो है ना पूर्णतः बौद्ध में परिवर्तित हो गए। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में अगर देखें तो नालंदा का महाविहार जो है ना महायान बौद्ध धर्म का शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हीनयान और ये महायान 2 भागों में जो बट गया था, इनमें से महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का जो ना प्रधान केंद्र कहाँ था, नालंदा महाविहार। अब आगे हम लोग देखते हैं, हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष, प्रयाग में जो यूपी में पड़ता, प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था। हर्ष के समय एक प्रति 5वें वर्ष में यानी 5 वर्ष में एक समारोह ऐसा होता था, समारोह किया जाता था जिसमें महामोक्ष परिषद, जिसमें जो है ना महामोक्ष परिषद कहा जाता था। इन 5 वर्ष में जो एक समारोह का आयोजन होता था उसको जो है ना महामोक्ष परिषद के नाम से जाना जाता था। ह्वेनसांग स्वयं 6वें समारोह में सम्मिलित हुए थे। ह्वेनसांग जो है ना स्वयं जो है ना 6वां समारोह, यानी हर समारोह 5 वर्ष में होता था, तो 6वें समारोह में जो है वो खुद शामिल हुए थे। वानभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। वानभट्ट हर्ष के दरबारी कवि कौन? वानभट्ट जो है ना हर्ष के दरबारी कवि थे, यानी वानभट्ट जो है ना किसके दरबार के कवि थे? हर्ष के दरबार के कवि थे। उन्होंने हर्षचरित्र एवं कादम्बरी की रचना किया। वानभट्ट ने ही जो है ना हर्षचरित्र एवं कादम्बरी जैसे रचना किए हैं। वानभट्ट के गुरु भरचू थे। वानभट्ट का अगर गुरु की बात करें, यानी वानभट्ट जिनसे शिक्षा ग्रहण किए थे उनकी बात करें तो वो कौन थे? भरचू थे।
प्रियदर्शिका रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाट्य ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। हर्ष ने स्वयं जो है ना 3 रचनाएं की थी। वो कौन कौन सी थी? प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद नामक 3 संस्कृत नाट्य, ये जो ना संस्कृत में नाट्य ग्रंथ लिखे थे, हर्ष ने स्वयं लिखे थे। ये कहा जाता कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से 3 नए नाटक लिखे। 3 जो है ना नाटक लिखे। धावक नामक एक जो है ना कवि थे, उन्होंने 3 नाटक लिखे उनसे पुरस्कार लेकर। हर्ष को भारत का, यानी जो है ना ये जो है ना नाटक जो है ना इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी, ये कुछ इतिहासकार कहते हैं। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया। अगर हर्ष की बात करें तो इनको जो है ना भारत का अंतिम यानी अंतिम, इसके पश्चात जो है ना कोई हिंदू शासक नहीं रहा, ऐसा माना गया प्राचीन भारत में। तो हिंदू का अंतिम सम्राट कहा गया जिन्होंने हिंदू धर्म का, ब्राह्मण धर्म का आगे बढ़ाया था। लेकिन वह ना तो कट्टर हिंदू था, लेकिन वो ना तो कट्टर पूरी तरह से सिर्फ हिंदू धर्म को ही महत्व देते थे, और ना ही सारे देश का शासक ही, और ना ही वो जो है ना पूरे के पूरे भारतवर्ष का शासक ही वो थे, बस एक छोटे से क्षेत्र का शासक वो थे। हर्ष के अधीनस्थ शासक, हर्ष के जो अंतर्गत आने वाले शासक थे, यानी जिनके राज्यों को वो अपने में मिला लिया था, और उनके जो शासक थे उनमें से नाम देखते हैं महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। और उन्हीं को जो है ना जो इनकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे जो राजा, उसको जो है ना महाराज अथवा महासामंत कहते थे। हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव, हर्ष के मंत्रिपरिषद में जो मंत्री होते थे उनको सचिव या अमात्य कहा जाता था। उनको जो है ना सचिव या अमात्य कहा जाता था। आगे देखते हैं, प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। यानी जो है ना वहाँ कोई भी राज्य रहे, वहाँ शासन चलाने के लिए एक अकेले शासन करना काफी मुश्किल होता था। इसके कारण जो है ना वो अपने प्रशासनिक इकाई को कई विभागों में बांट दिया करते थे। ठीक है, प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। उन्हीं जो प्रांतों को बांटते थे वो उनको जो है ना भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भूकित का शासक स्थानीय, उपरेक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। प्रत्येक जो ना भूकित जो था उसका जो है ना स्थानीय, उपरेक एवं राष्ट्रीय कहलाता था। भूकित का विभाजन जिलों में हुआ करता था। इसको जो ना विभाजित किया जाता था, जिलों में किया जाता था। जिलों की संज्ञा की जो संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विस्पति होता था। जिलों की संज्ञा जिसको दिया गया था वो क्या था? विषय था, जिसके प्रधान को, यानी जो उसमें सर्वोच्च अधिकारी होते थे उसको जो है ना विस्पति कहा जाता था। विषय के अंतर्गत कई पाठिक आधुनिक तहसील होते थे। कई पाठक जिसको आधुनिक तहसील कहते हैं वो होते थे, वर्तमान में उसको तहसील कहते हैं, वो आते थे। आगे देखते हैं, ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम जो थी उस समय जो है ना शासन की सबसे छोटी इकाई में से मानी जाती थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्रामाछप्तलिक कहा जाता था। ग्राम शासन में जो प्रधान होते थे उसको जो है ना ग्रामाछप्तलिक कहा जाता था। अब इधर कुछ देखते हैं, हर्षचरित्र के अनुसार हर्ष की मंत्रिपरिषद, हर्षचरित्र की अगर ग्रंथ, हर्षचरित्र की रचना का अगर देखें, हर्षचरित्र को पढ़े तो उसमें जो है ना कुछ हर्ष के मंत्रिपरिषद के बारे में पता चलता है। जिसमें से देखते हैं भनिट का कौन होता था? न प्रधान सचिव होता था। भनिट उस समय जो है ना प्रधान सचिव को कहा जाता था। सिंहनाद किसको कहते थे? प्रधान सेनापति, यानी सेनापति में जो प्रधान सबसे उच्च होता था उसको कहते थे। कुंतल में किसे कहते थे? अश्व सेना का प्रधान को कुंतल कहते थे। और स्कंदगुप्त जो है ना गज सेना का प्रमुख को स्कंदगुप्त कहा जाता था। आगे हम लोग देखते हैं, पुलिस कर्मियों की चाट एवं भाट। पुलिस कर्मियों को चाट और भाट कहा जाता था। पुलिसकर्मी जो वर्तमान में पुलिसकर्मी हैं उनको जो है ना उस समय जो है ना चाट एवं भाट के नाम से जाना करते थे। दंडपाशिक तथा दंडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। दंडपाशिक तथा दंडिक पुलिस विभाग के जो अधिकारी होते थे।
अब आगे देखते हैं, अश्वसेन के अधिकारियों को बृहदेश्वर अश्वसेना में जो नहीं, यानी जो अश्व के ऊपर विराजमान होकर जो सेना थी, जो सेना लड़ती थी अश्व में बैठ कर, या तो रथ में या तो सिर्फ अश्व के ऊपर, उनको जो है ना बृहदेश्वर कहते थे। और पैदल सेना के अधिकारी जो होते थे उनको जो है ना बलाधिकृत कहते थे या महाबलीधिकृत कहा जाता था। यही आगे देखते हैं, हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुल्यांत्र जल पंप, अगर हर शासन काल में देखें तो सिंचाई के साधन यानी कृषि तो होते थे, मुख्य फसल में कृषि आते थे, तो उसकी सिंचाई के लिए जो है ना तुल्यांत्र, अगर किसी से तुल्यांत्र में जल पंप का उपयोग होता था तो उसी के बारे में हमें उल्लेख मिलता है, जल पंप का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय जो है ना मथुरा सूती वस्त्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। ये जो ना हर्ष के शासन काल के समय जो मथुरा क्षेत्र थे या सूती वस्त्र के निर्माण के लिए काफी प्रसिद्ध था। आगे देखते हैं नोट, हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। हर्षचरित में अगर देखें प्रांतीय शासक को क्या कहा जाता था, तो उस समय जो है प्रांतीय शासक को लोकपाल कहा गया है, जो वर्तमान में भी लोकपाल हमारे हैं। अब ये चैप्टर नंबर 23 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब चैप्टर नंबर 24 में हम लोग प्रवेश करते हैं। तो चैप्टर नंबर 24 देखते हैं, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया के जो प्रमुख राजवंश थे उनके बारे में अब हम लोग देखते हैं। तो सबसे प्रथम नाम आता है किसका, पल्लव वंश का। देखते हैं साउथ में जो पल्लव वंश थे, भारत के इस साउथ वाले क्षेत्र में जो पल्लव वंश थे उनके विषय में अब हम देखते हैं। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक की बात करें तो किसको मानते हैं, सिंह विष्णु, जिनका शासनकाल रहा 575 से 600 ईस्वी था। इसकी राजधानी, जो पल्लव वंश की जो राजधानी बनाए थे, ये कांची तमिलनाडु में कच्चीपुरम, तमिलनाडु का जो कच्चीपुरम है वह थी। वो जो है वैष्णव धर्म का अनुयायी था। वो जो है ना पल्लव वंश जो थे वो पल्लव वंश के सिंह विष्णु जो थे वो जो है वैष्णव धर्म का अनुयायी थे, यानी वो जो ना भगवान विष्णु को जो है ना पूजते थे। देखते हैं किराता जूर्नियम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। इनके जो किराता जूर्नियम के लेखक जो है भारवी, वो सिंह विष्णु के दरबार में ही रहते थे, यानी वो दरबार में ही उनके रहते थे और दरबार में ही कार्य करते थे। पल्लव वंश के प्रमुख, अब पल्लव वंश के जो प्रमुख हुए उनके बारे में देखते हैं। क्रमशः कौन थे, महेंद्र वर्धन प्रथम, जिनका शासनकाल रहा 600 से 630 ईस्वी। नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसका शासनकाल रहा 630 से 668 ईस्वी। और आगे देखते हैं महेंद्र वर्मन द्वितीय, इनका शासनकाल एवं जीवन काल रहा 668 से शासनकाल रहा 668 से 670 ईस्वी। परमेश्वर वर्मन प्रथम, इनका शासनकाल रहा 670 से 700 ईस्वी। नरसिंह वर्मन द्वितीय, इनका शासनकाल रहा 700 से 728 ईस्वी। नंदी वर्मन द्वितीय की बात करें तो इनका देखते हैं शासनकाल 730 से 800 ईस्वी। आगे देखते हैं मतविलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने किया था। इनका जो है ना रचना जो है ना महेंद्र वर्मन ने किया था। ये जितने भी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ये दक्षिण भारत के शब्दों में लिखे गए हैं, दक्षिण भारत के शब्दों में ही लिखे गए हैं। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था, यानी वो ना महेंद्र वर्मन अगर शुरुआत में बात किया जाए तो वो जैन धर्म का पालन करने वाले थे, परंतु बाद में तमिल के जो है संत थे अप्पर के प्रभाव में आकर वो जो है ना शिव धर्म बन गए, यानी शिव धर्म को अपना लिए। महाबलीपुरम के एकात्मक मंदिर, महाबलीपुरम में जो है ना एकात्मक मंदिर है जिन्हें रथ कहा गया है, का निर्माण जो है ना पल्लव राजा का निर्माण किसने किया, पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया। महाबलीपुरम के एकात्मक मंदिर का जो है ना रथ कहा जाता है, जिसको रथ कहते हैं, उसका निर्माण किसने किया, पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया।
रथ मंदिरों की संख्या 7 है। अगर हम लोग बात करें तो रथ मंदिरों की संख्या देखें तो 7 दिखाई गई है। ये जो है ना साउथ इंडिया के काफी सारे मूवियों में दिखाई गई है। साथ ही साथ जो है ना हमारे भारत की एक सांस्कृतिक धरोहर में से एक इसको मानी जाती है, इसी मंदिर को, इसकी रथ रचना को। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है। अगर रथ की बात किया जाए तो रथ मंदिर में जितने रथ दिखाए गए हैं उसमें से सबसे अगर छोटा रथ की बात किया जाए तो द्रौपदी का रथ है। द्रौपदी, इसमें वो द्रौपदी का दिखाया गया, महाभारत की द्रौपदी को ही दिखाया गया, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। इसमें जो है किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता, यानी किसी प्रकार का जो है इसमें लिखा हुआ या तो गोदा हुआ नहीं मिलता है। वात्पीकोंड हुआ महामल की उपाधि हुआ वात्पीकोंड। वो महामल की उपाधि की बात करें तो नरसिंहवर्मन प्रथम ने धारण किया था। इनको जो है ना ये उपाधि दिया गया था। इसके शासन काल में चीनी यात्री, इन्हीं के शासन काल में जो है ना चीनी यात्री हुएन तेज-त्सांग जो है ना कांची आया। ये जो है ना हुएन तेज-त्सांग जो है ना कांची आया था। परमेश्वर, आगे देखते हैं, परमेश्वर वर्मन प्रथम शैवमतानुयायी था, यानी वो परमेश्वर वर्मन जो है ना प्रथम शैव धर्म का पालन करता था। उन्होंने लोकादित्य एक मल्लल की थी, लोकादित्य एक मल्लल रंजय अत्यंत काम उग्र दंड गुण भाजन आदि की उपाधि धारण किया था। ये सभी के सभी तमिल वर्ड है, तो इन सभी उपाधियों को जो है इन्होंने धारण किया था परमेश्वर वर्मन ने। परमेश्वर वर्मन प्रथम विद्या प्रेमी भी था। अगर विद्या प्रेमी में बात किया जाए, यदि विद्या शिक्षा से प्रेम करने वाला विद्या प्रेमी था, उसने जो है ना विद्या विनीत की उपाधि भी धारण किया था। इनको जो ना विद्या से काफी प्रेम था, जिनके कारण जो ना इसको विद्या विनीत की उपाधि भी धारण किया था, उपाधि भी मिली थी। अब आगे देखते हैं, अरबों के आक्रमण के समय। अगर अरबों के आक्रमण के समय की बात करें तो पल्लवों का शासक नरसिंहवर्मन द्वितीय था। अरब जब आक्रमण भारत पे किए तो उस समय का अगर शासक की बात करें तो वो कौन थे? नरसिंहवर्मन द्वितीय थे। उसने जो ना राजा सिंह, उन्होंने राजा सिंह यानी राजाओं में सिंह उनको कहा जाता था, या अग्निप्रिय शास्त्रों का प्रेमी को कहते थे। शंकर भक्त यानी शिव का उपासक की उपाधि भी धारण किए थे। यानी जो है ना ये नरसिंहवर्मन द्वितीय जो ना राजा सिंह, अग्निप्रिय और शंकर भक्त, ये सभी उपाधि इन्होंने धारण किया था। उसने जो ना कांची के कैलाशनाथ मंदिर, उन्होंने जो ना कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। अगर कांची का कैलाशनाथ मंदिर की बात करें तो इनका निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन द्वितीय ने ही करवाया था, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर को जो ना राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इसी मंदिर के निर्माण में द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। इसी मंदिर का जब निर्माण करवाया गया तब जो है ना साउथ भारत में, दक्षिण भारत में द्रविड़ स्थापत्य कला का शुरुआत हुआ। ये शुरुआत कहाँ से हुई? दक्षिण भारत से ही हुई। महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण भी नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया था। ये जो है ना सौर मंदिर का भी निर्माण करवाया था इन्होंने ही। ठीक है, आगे देखते हैं। कांची के कैलाशनाथ मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीर लगी हुई। अगर कांची के कैलाश मंदिर देखें तो जिन्होंने निर्माण करवाया था उन्हीं के राजघरानों के राजा तथा रानियों के जो है ना आदमकद तस्वीर, यानी जितने लंबे चौड़े वो हैं उतने लंबी उनकी तस्वीर जो है ना लगी है। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांची में मुक्तेश्वर मंदिर, कांची में बात करें तो मुक्तेश्वर मंदिर तथा वैकुंठ पेरुमाला मंदिर का निर्माण जो है ना किसने किया? नंदीवर्मन द्वितीय ने कराया था। प्रसिद्ध जो है वैष्णव संत थे वो
तिरुमंडगई तिरुमंडगई अलवार नंदीवर्मन द्वितीय के समकालीन थे। इन्होंने जो प्रसिद्ध वैष्णव संत जो है ना, इन्हीं के जो है ना समकालीन थे, यानी इन्हीं के समय काल के वो भी थे। अब आगे देखते हैं चोल वंश के बारे में देखते हैं। तो चोल वंश के बारे में आगे देखते हैं। 19वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित 19वीं शताब्दी 19 चोल की बात करें तो 19वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ था। ये जो है ना सभी दक्षिण भारत के वर्ड है, ठीक है। तो चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों यानी जो उनके शेषों से बचे थे, शेषों पर स्थापित हुआ था। उन्हीं के जो है ना अवशेषों पे जो है ना ये चोल वंश की स्थापना हुई थी। इस वंश के संस्थापक जो थे वो कौन थे? विजयालय थे। 850 से 87 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा, जिसकी राजधानी जो है ना तंजाई को बनाया गया। इसको अभी वर्तमान में तंजौर या तंजावुर के नाम से जानते हैं। तंजावुर का वास्तुकार जो है ना कुजर मल्लन राज पेरुथच्चन था। आगे देखते हैं विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण किए थे। विजयालय की बात करें तो इन्होंने जो है ना नरकेसरी नामक उपाधि भी धारण किए थे और निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर बनवाया था। और इन्होंने जो है ना नरकेसरी ने जो है ना इन्होंने निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर बनवाया था, ठीक है। चोलों का स्वतंत्र राज आदित्य प्रथम, चोलों का जो है ना स्वतंत्र राज्य की बात किया जाए तो आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था। आदित्य राज प्रथम ने चोलों के स्वतंत्र जो है ना राज्य की स्थापना किया था। यानी पल्लव पर विजय पाने के उपरांत, पल्लव पर जब विजय पाए तो उसके उपरांत जो आदित्य प्रथम ने कोंड राम की उपाधि धारण किया। जब इन्होंने पल्लव पर विजय प्राप्त कर लिया तो इनको जो है ना विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में या उसके उल्लास में इनको जो है ना कोदंड राम की उपाधि दी गई। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है। तो तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने प्रांतक प्रथम को पराजित किया। प्रांतक प्रथम को जो है ना पराजित किया। इस युद्ध में प्रांतक प्रथम का बड़ा लड़का राज्यादित्य मारा गया। इसमें जो है ना प्रथम का जो बड़ा लड़का था इनका, तक्कोलम के युद्ध, तक्कोलम नामक एक स्थान है, इस युद्ध में जो ना राष्ट्रकूट नरेश एवं कृष्ण तृतीय ने। आगे जैसे ही हम लोग देखते हैं कि राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। राजराज प्रथम ऐसे थे जो यहाँ दक्षिण भारत के जो साम्राज्य विस्तार में इतना मग्न हो गए थे, जिसके कारण जो अब उन्हें साम्राज्य विस्तार के होड़ में उन्होंने श्रीलंका पर भी आक्रमण कर दिया, ठीक है। वहां के राजा, श्रीलंका के जो राजा थे वो महिम पंचम थे। उनको भगाकर श्रीलंका के दक्षिणी जिला रोहन में शरण लेनी पड़ी। उनसे जब ये युद्ध किए तो युद्ध के डर के मारे जो है ना युद्ध से वो भागकर जो है ना श्रीलंका के दक्षिणी जिला जो थे रोहन, वहां जाकर उन्होंने छुप गए। वहां पे जाकर वो शरण ले लिए और ये जो है ना इस प्रकार श्रीलंका के भी क्षेत्रों को, भूभाग को जीतने में सफल होते हैं। आगे देखते हैं, राजराज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेश को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत, ये जो श्रीलंका में जो राज्य जो जीते, जितने जो ये क्षेत्र जीते, उस क्षेत्र को जो है ना चोल साम्राज्य के एक नया प्रांत, चोल साम्राज्य का ही एक हिस्सा जो नया प्रांत वो बना दिया। उसको क्या कहे? मुमिड़ चोल मंडलम के नाम से बोलने लगे। इसकी राजधानी क्या बनाए? पोलन रुआ को इसकी राजधानी बनाया गया। आगे देखते हैं, राजराज प्रथम जो है शैव धर्म का अनुयायी था। राजराज प्रथम जो है ना ये शैव धर्म के मानने वाले थे, शैव धर्म को ये मानते थे। हाँ, ये जो है ना शैव धर्म को मानते थे, शैव धर्म के अनुयायी थे। इन्हें जो है ना तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया। इन्होंने जो है ना राजराज प्रथम ने ही जो तंजौर में जो राजराजेश्वर का मंदिर जो शिव मंदिर है उनको इन्होंने बनवाया था।
चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार, अगर चोल साम्राज्य के सर्वाधिक विस्तार की बात की जाए तो वो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में ही हुआ था। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने, बंगाल के जो पाल शासक थे महिपाल, उनको जो ना पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगे कोटचोल को की उपाधि उन्होंने ली। गंगे कोटचोल की उपाधि जो है ना राजेंद्र प्रथम ने धारण की और नवीन राजधानी गंगेकोट चोलपुरम के निकट चोलगम नामक जो है ना विशाल तालाब का निर्माण करवाया। इन्होंने जो ना अपनी राजधानी वहीं पर स्थापित की। राजधानी को किसको बनाया? गंगेकोट को राजधानी बनाया और ये जो ना चोलपुर के निकट में पड़ता है, उसी के निकट जो है एक तालाब का निर्माण भी करवाया। आगे देखते हैं चोल काल में भूमि के प्रकार। चोल काल में जो भूमि के प्रकार होते थे उनके बारे में देखते हैं। बेलनाव गाय जो है ना, बेलनाव गाय एक गैर ब्राह्मण किसान की भूमि होती थी। बेलनाव गाय जो है ये गैर किसानी भूमि होती थी, गैर ब्राह्मण की भूमि होती थी, मतलब ये ब्राह्मणों की भूमि नहीं। ये भूमि जो है ना गैर ब्राह्मण की होती थी, मतलब जो ब्राह्मण वर्ग होते थे वो ब्राह्मण वर्ग के नहीं होते थे बल्कि अन्य वर्गों के लोगों के होते थे और इनके स्वामी जो है ना किसान होते थे। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों का उपहार में दी गई भूमि को क्या करते थे? ब्रह्मदेव कहते थे। आगे देखते हैं साला भोग किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि, किसी जो ना विद्यालय के रख रखाव में जो भूमि की आवश्यकता होती थी उस भूमि को क्या कहते थे? साल भोग करते थे। देवदान या तिरुनम टटकनी, ये जो है ना साउथ भाषा में, तमिल भाषा में कही गई है। ये जो है ना मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, जो है ना मंदिर को अगर किसी कार्य करने के लिए, पूजा स्थल बनाने के लिए या तो उसका चबूतरे के निर्माण करने के लिए मंदिर को दी गई जमीन को ही जो है ना इसमें देवदान कहा गया है। जो भूमि मंदिर के नाम पे दान में दी जाती थी उसको जो है ना देवदान कहा गया है। यानी ये भूमि जो है ना आप हमें नहीं बल्कि देव भगवान के स्थान के लिए ये जमीन आप अपना दान कर रहे हैं। पल्ली चंदम जैन स्थानों को दान में दी गई भूमि को, यानी जो जैन धर्म भी उस समय जो थे उन जैन धर्म के अनुयायियों को जो जमीन दी जाती थी उसको पल्ली चंदम कहा जाता था, पल्ली चंदम के नाम से जाना जाता था। नोट आगे देखते हैं। नोट में क्या कहा गया है? गजनी का सुल्तान जो मोहम्मद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। गजनी का जो सुल्तान था वो मोहम्मद राजेंद्र के समकालीन, मतलब इसी के टाइम पीरियड के वो थे। आगे देखते हैं राजेंद्र द्वितीय ने प्रोकेसरी की, वो वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। ये जो है ना राजेंद्र द्वितीय ने प्रोकेसरी की उपाधि धारण की एवं दोनों वीर राजेंद्र थे, इन्होंने जो है राजकेसरी की उपाधि धारण की। चोल वंश का अंतिम राजा, चोल वंश के अगर अंतिम राजा की बात की जाए तो वो राजेंद्र तृतीय थे। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच, चोल और पश्चिमी जो चालुक्य थे, चोल और एक जो ना पश्चिमी चालुक्य, ये जो पश्चिम दिशा में थे चालुक्य, इनके बीच जो ना शांति स्थापित करने में गोवा के कदम्ब शासक जयकेश प्रथम, ये जो है ना यानी इसका मतलब कह रहा है कि जैसे इधर चोल होते थे और इधर पश्चिमी चालुक्य, इन दोनों के बीच में जो विवाद होता था उसका जो है ना विवाद यानी झगड़ों जो होते थे, युद्ध जो होते थे, उनका जो निवारण करने के लिए, शांति प्रस्ताव बहाल करने के लिए जो मध्यस्थता यानी मीडिएटर की जो भूमिका निभाए थे वो कौन थे? जयकेश प्रथम थे, ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। आगे देखते हैं विक्रम चोल जो है ना, विक्रम चोल अभाव एवं अकाल ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार किया। यानी देखिए ये किस तरह का प्रतापी राजा था जिन्होंने अपने प्रजा से, वो जो प्रजा अभावग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहे थे, उस समय जो अकाल पड़ा हुआ था, अकाल से जो ग्रस्त काफी गरीब जनता थी, उनसे भी जो है ये राजस्व की वसूली करने में जो है ना पीछे नहीं हटे और उस राजस्व वसूल करके उनके दुख, उनके आंसुओं से वो जो वसूल किए कर, उस कर से क्या किए? वो चिदम्बरम मंदिर का निर्माण किए। यानी मतलब कि इस समय का टाइम पीरियड देखे तो इस समय इनके लिए प्रजा की आंसुओं से ज्यादा इनको मंदिर बनाना ज्यादा बेहतर लगा।
ठीक है, तो उनका विस्तार करवा रहे थे। आगे देखते हैं कुलोत्तुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर जो ये मंदिर बनवाए विक्रम चोल ने, उस मंदिर की बात की जा रही है। चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज यानी साउथ में गोविंदराज किसको कहते हैं? विष्णु भगवान को गोविंदराज के नाम से भी जानते हैं, कि मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। ये जो गरीब जनता को लूट से, अभाव अकाल ग्रस्त गरीब जनता से जो कर इकट्ठा करके चिदम्बरम मंदिर को बनाया गया था और उसमें जो मूर्ति स्थापित की गई थी, उस मूर्ति को क्या किया इन्होंने जो ना समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में अगर देखें तो वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मतलब उस मूर्ति को पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया, और इसी रामानुजाचार्य ने जो ना उसी मूर्ति को जो ना दोबारा से स्थापित किया, और यह मूर्ति कहाँ है? तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया गया, यानी तिरुपति के मंदिर में इस मूर्ति को रखा गया। ये तिरुपति का मंदिर अगर कभी भी आप साउथ में जाइएगा तो ये तिरुपति का मंदिर जो है ना काफी फेमस मंदिर है, और यहाँ का जो प्रसाद मिलता है, प्रसाद के स्वरूप के रूप में ये यहाँ लड्डू वितरित की जाती है। उस लड्डू को अभी हाल ही में जीआई टैग से भी सम्मानित किया गया है, जीआई टैग के अंतर्गत उसको रखा गया है, जीआई टैग मिला गया है। तमिलनाडु तिरुपति मंदिर का प्रसाद लड्डू को जीआई टैग मिला गया है। आगे देखते हैं चोल जो है ना प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारी को पेरुद्रम कहते हैं। चोल प्रशासन में जो भी भाग लेते थे, एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी उनका हिस्सा बने थे, उनको जो है ना उच्च पदाधिकारी उसमें जो होते थे उनको जो ना पेरुद्रम कहते थे। एवं जो ना निम्न पदाधिकारी यानी निम्न वर्ग में निम्न जो कर्मचारी होते थे उनको जो है ना सेरुंदरन कहते थे। लेखों में अगर देखें, रचनाओं में देखें तो कुछ उच्चाधिकारियों को उडम कुटम कहा जाता था। कुछ उच्च अधिकारियों को भी देखते हैं तो उडम कुटम कहा जाता था, जिसका अर्थ है सदा राजा के पास रहने वाला। जिसका अर्थ देखते हैं होता है कि सदा राजा के पास रहने वाला, सदा राजा के पास रहने वाला। ठीक है, सदा राजा के पास यानी ये सदा जो है हमेशा निकट के राजा के निकट ही रहते थे। अब संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 मंडलों जिसको हम लोग प्रांत से भी बोलते हैं, प्रांत में विभक्त है। ये जो है ना संपूर्ण चोल साम्राज्य का जितना भी क्षेत्र रहा था, ये सभी के सभी क्षेत्र जो ना 6 भागों में जो ना प्रमंडलों में प्रांतों में विभक्त था। इसमें क्या था? मंडलम कोटम नाडु। ये मंडलम किस में विभक्त था? कोटम में था। कोटम जो है ना नाडु में विभक्त था, एवं नाडु जो है ना कई कुर्रमों में विभक्त था। आगे देखते हैं नाडु की स्थानीय सभा। नाडु की अगर स्थानीय सभा की बात किया जाए तो ये नाटुर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगर तार कहा गया है। अगर इसमें देखें नाडु जो थी इसकी स्थानीय सभा को नाटुर कहते थे, तथा नगर की स्थानीय सभा को, और इसमें जो है नगर में स्थानीय जो सभा होते थे, आम लोगों की जो सभा होती थी, उसको नगरतार कहा गया। बेल्लाल जाति के धनी किसानों को, बेल्लाल जाति में जितने भी धनी किसान आते थे उनको जो है केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। इनको जो ना देखरेख नाडु जो यहाँ पे देखे नाडु के कामकाज में जो ना अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें काफी अच्छा खासा जो है इनकी पकड़ थी। उनमें से जो ना कई धनी भूस्वामी को, इनमें से जो ना कई धनी जो है ऐसे भूस्वामी थे, कई धनी भूस्वामी थे जिनको जो ना चोर राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेद वेलन अरियार जैसी उपाधि दी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे गए। ऐसे कई भूस्वामी बड़े बड़े थे जिनको जो है ना राजाओं के सम्मान में जो है ना ये सब उपाधियां दी गई। आगे देखते हैं स्थानीय स्वशासन जो है ना चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। स्थानीय स्वशासन जो है ना
ये स्थानीय स्वशासन ही जो इनकी थी, इनकी मुख्य विशेषता देखें तो स्थानीय स्वशासन यानी जो है एक छोटे छोटे प्रांत, एक छोटे छोटे गांवों में भी जो है स्थानीय शासन की स्थापना इन्होंने किए थे, जिनमें से उस गांव की कोई भी समस्या हो तो स्थानीय लोगों के द्वारा ही मिलकर उसका समाधान किया जाता था। वही उनकी मुख्य विशेषता थी एडमिनिस्ट्रेशन में। इन्होंने उर सर्वसाधारण लोगों की समिति थी। उर जो कहते हैं इस जो सर्वसाधारण यानी सभी सामान्य जनों की ये एक समिति हुआ करती थी, जिसका कार्य, इस समिति का कार्य क्या होता था, सार्वजनिक कल्याण। इस समिति का हमेशा कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण करना, जिनके लिए तालाबों एवं बगीचों के निर्माण हेतु गांवों की भूमि का अधिग्रहण। अब देखिए सामाजिक कल्याण कभी भी करना रहे तो उसके लिए कुछ आवश्यक चीजें होती हैं, जैसे जमीन का आवंटन होना चाहिए, जमीन प्राप्त होना चाहिए। तो जमीन के लिए जो है ना, जैसे तालाब बनाना, तालाब बनाने से क्या होगा, सार्वजनिक हितों की पूर्ति होगी। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, जमीन चाहिए। और जमीन चाहिए, जमीन के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी की जमीन होगी, उस जमीन को हमको भूमि अधिग्रहण करना होगा, जो सरकार अभी भी करती है, चाहे वो मेट्रो लाइन बनाना रहे या ओवर ब्रिज बनाना रहे या रेल लाइन बिछाना रहे, उसके लिए भी करती है। और बगीचे के निर्माण और एवं साथ में जैसे कि वहां के आसपास का माहौल वातावरण अच्छा रहे, उसके लिए जो है ना बगीचे का निर्माण करवाते थे। सभा या महासभा, सभा या महासभा की बात करें तो ये मूलतः जो है ना अग्रहारों एवं ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी। ये अग्रहारों और ब्राह्मणों की जो है ना बस्ती थी, जिसके सदस्यों को पेरुमक्कल, जिसके सदस्य जो होते थे उनको जो है ना पेरुमक्कल, ये सभा वरियम नाम की समिति के द्वारा अपने कार्य का संचालन करते थे। ये जो है ना पेरुमक्कल जो है ना कहा करते थे, और ये जो सभा होते थे ये वरियम नाम की समिति के द्वारा अपने कार्यों का संचालन करते थे। इसमें जो है एक वरियम नाम की समिति होती थी जिनके द्वारा इनके कार्यों का संचालन किया जाता था। सभा की बैठक गांव के मंदिर के निकट, सभा का जो बैठक होता था ये मंदिर के निकट के वृक्ष के नीचे तालाब के किनारे हुआ करती थी। या तो ये मंदिर के निकट होते थे और निकट या तो फिर तालाब, कोई तालाब के किनारे जो वृक्ष होते थे उस वृक्ष के नीचे होते थे, जैसे कि देखा गया पर। तो देखते हैं उस समय सभा की बैठक जो है ना गांव के मंदिर के निकट, यानी देखे होंगे हम लोग साउथ के या पुराने मूवियों में भी देखे होंगे कि उस समय जो है ना सभा वगैरह की बैठक जो हुआ करती थी या तो मंदिर के निकट किए जाते थे, मंदिर के निकट में जो वृक्ष होते थे उसके नीचे किया जाते थे, या तो तालाब के किनारे जो है ना तालाब के किनारे की जाती थी। आगे देखते हैं व्यापारियों की सभा को नगर, व्यापार की सभा को जो है ना नगरम कहते थे। उस समय जो है ना व्यापार की जो सभा होती थी यानी व्यापारियों की जो सभा होती थी, यानी उसमें सभी व्यापारिक वर्ग जो है एक जगह पे बैठ के जो सभा करते थे उनको जो है ना नगरम कहते थे। चोल काल में भूमि कर उपज का, चोल काल की अगर बात करें तो भूमि कर उपज का जो है ना 1/3 भाग हुआ करता था। यानी चोल काल में जो भूमि का जो कर लिए जाते थे वो जो ना काफी अधिक था, यानी कि 1/3, यानी आप 3 भाग अगर किसी वस्तु को अगर उपजाऊ कर रहे हैं तो उसका जो हम लोग 3 हिस्सों में बांटते थे, और उसमें से जो ना 3 हिस्से का 1 हिस्सा जो ना हमें कर के रूप में देना पड़ता था। यानी अगर आपके पास 3 रुपए है तो 3 रुपए में से 1 रुपए कर के रूप में देना पड़ेगा, 2 रुपए आप शेष अपने पास रखते थे। आगे देखते हैं गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे। गांव में जो है ना कार्य समिति होती थी उनको लिए जो है ना सदस्यों की जो आवश्यकता होती थी वो वेतनभोगी कर्मचारी रखते थे, यानी उनको वेतन देके जो है ना कर्मचारी से काम करवाया जाता था। गांव में जो है ना कार्य समिति सदस्यता के लिए जो है ना वेतनभोगी कर्मचारी रखते थे। इनको जो है ना वेतन पे ही रखा जाता था और इनको काम के बदले में जो है ना वेतन दिया जाता था, रखते थे। उन्हें जो है ना मध्यस्थ करते थे, और इन जो कर्मचारी जो वेतनभोगी कर्मचारी होते थे इनको मध्यस्थ करते थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग उत्तर मेरूर अभिलेख। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार जो है ना सभा की सदस्यता, उत्तर मेरूर अभिलेख में जो सभा की सदस्यता के बारे में बताया गया है, उसमें क्या बताया गया वो देखते हैं। नंबर 1, सभा की सदस्यता, यानी सभा की जो सदस्यता होती थी, सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी, इच्छुक लोग ही इसमें जो इंटरेस्ट यानी जो इच्छा रखते थे, जो इससे जुड़ना चाहते थे, वैसे लोगों को भूमि का स्वामी होना चाहिए। उसके पास जो है ना भूमि होना चाहिए और उस भूमि का वो स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है, और उस भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से जो है ना भू राजस्व वसूला जाता है। वहां से मतलब जहां पे जमीन पे उनको कर देते हैं, जहां के जमीन का वो कर वसूला जाता है राजा के द्वारा,
वैसे जमीन का स्वामी होना चाहिए। दूसरा क्या है, उनके पास अपना घर होना चाहिए। अगर सदस्यता इसकी चाहिए तो सदस्यता के लिए आपका अपना घर भी होना चाहिए, किराए के घर पे नहीं होना चाहिए, ना ही किसी संबंधी के घर पे होना चाहिए, बल्कि आपका अपना खुद का घर होना चाहिए, मकान होना चाहिए। उनकी उम्र, अगर उम्र की देखें सदस्यता में उम्र कितनी थी तो 35 से 70 वर्ष के बीच का होना चाहिए। उन्हें जो है ना वेदों का ज्ञान होना चाहिए। इनमें जो है ना वेदों का ज्ञान भी होना चाहिए। इनके वेदों का ज्ञान होने का अर्थ है कि संपूर्ण वेद, जितने भी वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन वेदों का इनको ज्ञान होना चाहिए। उन्हें जो है ना प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होना चाहिए। इनमें मतलब जो भी रखे जाते थे क्राइटेरिया काफी हार्ड थी, और इसमें जो अभी लोग रहते थे वो काफी सुलझे हुए एवं समझदार एवं ज्ञानी व्यक्ति का ही ये स्वभाव होता था। ठीक है, जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए, और वो खुद ही खुद जो है ना बेईमान नहीं बल्कि ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में, अगर कोई भी पिछले जो है 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो जो ना वो किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। अगर पिछले साल 3 वर्षों का रिकॉर्ड देखा जाता था और उन 3 साल के रिकॉर्ड में अगर किसी समिति का वो पहले सदस्य अगर रह चुके हैं तो इस समिति में जो है उनको सदस्य नहीं बनाया जाता था। आगे देखते हैं, जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए, जिसने जो है ना अपने खाते एवं अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकता था। उस समय जो है ना अगर आपको चुनाव लड़ना रहता तो आप अपना तो जमा खाता देते ही साथ जो है ना अपने परिवार वालों का भी खाता को यानी बैंक अकाउंट को जमा करना पड़ता है। जैसे अभी भी चुनाव आयोग में देखते हैं कि चुनाव लड़ने से पहले आपको जो ना अपना बैंक का स्टेटमेंट, प्रॉपर्टी कितनी है आपकी, इसका आपको विवरण देना पड़ता है। तो वही चीज वहां भी उस समय थी। आगे देखते हैं, ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि, ब्राह्मणों को जो दी गई थी करमुक्त भूमि, यानी उनके ब्राह्मण को जो भूमि थी उन पे जो है ना कोई टैक्स, कोई कर नहीं लिया जाता था, वो जो है ना कर मुक्त थी। को जो है ना चतुर्वेदिक मंगलम एवं दान दी गई भूमि ब्रह्म दे कहलाया। उनको जो है ना उनकी भूमि को क्या कहते थे, चतुर्वेदी मंगलम कहते थे, एवं वो भूमि जो ना दान दी गई भूमि को क्या कहते थे, ब्रह्मदेव कहलाती थी। वो जो ना भूमि उनकी भूमि होती थी कर से मुक्त होती थी। उनके भूमि पे कोई कर, कोई टैक्स नहीं लिया जाता था, और बाकी अन्य जितने वर्ग थे सभी को अपना भूमि का कर देना पड़ता था। ये कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज का जो है ना वर्चस्व को दिखाता है, और वो ब्राह्मण जो है ना सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपने खुद के लिए जो है ना खुद के लिए नियमों का अनुपालन करवाते थे। यानी ब्राह्मण उस समय काफी श्रेष्ठ माने जाते थे, और वो इन सब कर वगैरह में नहीं रहते थे, कर से मुक्त होते थे। आगे देखते हैं, चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाती सेना। अगर चोल सेना की बात करें, सबसे संगठित अंग की बात करें, तो वो जो है ना पदाती सेना था, वो सबसे संगठित अंग था। चोल काल में जो है ना चोल काल में कंजू सोने के सिक्के थे। चोल काल में अगर बात करें तो कंजू जो है ना सोने के सिक्के थे। तमिल कवियों में जेमगोदर प्रसिद्ध कवि था। अगर तमिल कवियों की बात करें तो ये जो है ना जेमगोदर प्रसिद्ध कवि में से एक था, जो कुलोतुग प्रथम का राजकवि था। जो कुलोतुग प्रथम का जो है ना राजकवि था, उनकी रचना जो है ना कलिंग तुपर्णी उनकी रचना, उनके द्वारा लिखी गई जो ना रचना है वो कलिंग तुपर्णी है। आगे देखते हैं, कंबन ओटक्कुटन पुगलेंदी को तमिल साहित्य का पंप पोन्न एवं रन्नन कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा गया। इनको जो है ना कन्नड़ साहित्य यानी कन्नड़ का जो है ना साहित्य का 3 गो रत्न कहा गया। ठीक है, किसको, पंप पोन्न रन्नन को। ठीक, आगे देखते हैं, पर्सी ब्राउन में जो है ना तंजौर बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना गया है। यानी पर्सी ब्राउन में देखे तो तंजौर और बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला, विमान को जो है ना ये जो बनाया गया है इसके वास्तुकला को निकष माना गया है।
चोल कालीन नटराज प्रतिमा, चोल काल का जो नटराज की प्रतिमा, जो नृत्य के रूप में नटराज की प्रतिमा को जो दिखाया गया, चोल कला का सांस्कृतिक सार है। यही जो है ना चोल कला का सांस्कृतिक सार है, कल्चरल सार है। निचोड़ का निचोड़ या तो फिर निचोड़ कहा गया, कल्चरल सार को ही निचोड़ कहा गया, सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा गया है। आगे देखते हैं, चोल कांस्य प्रतिमा संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमा में गिनी जाती है। चोल समय के देखें अगर आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो उस समय जो है चोल की कांस्य की प्रतिमा जो नर्तकी के रूप में नटराज के रूप में बनाया गया था, उस प्रतिमा को ही जो है ना संसार का सबसे उत्कृष्ट कार्य प्रतिमा माना गया। अभी भी आप कहीं भी जाइएगा, नाट्य एकेडमी या कहीं में जाइएगा तो देखिएगा वो नटराज की प्रतिमा जो दिखाई जाती है, एक पाउंड डांस के रूप में दिखाए जाते हैं, नृत्य के रूप में दिखाया जाता है, वही जो है नटराज की मूर्ति है, उसी को जो है ना आज तक का पूरे संसार यानी पूरे विश्व का सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमा की में गिना जाता है। यानी उससे बेहतर आज तक कोई भी प्रतिमा नहीं मिली है या तो नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं शिव। संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। अगर राजेंद्र प्रथम के प्रथम गुरु की बात करें तो ये शिव के संत यानी शिव भगवान के जो है ना उपासक थे, और ये कौन थे? ईशान शिव थे। आगे देखते हैं चोल काल। चोल काल जो है ना 10वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पट्टनम था। चोल काल की अगर बात की जाए तो सबसे जो है ना महत्वपूर्ण बंदरगाह में देखें तो ये कावेरी पट्टनम था। फिर आगे देखते हैं बहुत बड़ा गांव। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था वो तनियर कहलाया। जो बहुत बड़ा गांव जो था वो जो है ना शासित किया जाता था वो जो है ना तनियर कहलाया। अब आगे देखते हैं जो ना उत्तर मैरूर शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है। प्रांतक प्रथम के शासन काल से संबंधित। तो देखते हैं विक्रमाष्टम एवं सोमेश्वर तृतीय एवं तेलप तृतीय हैं। तो हम लोग देखते हैं कि चालुक्य वंश में देखें कल्याणी के प्रमुख शासक हुए जो है ना कौन कौन हुए थे? तेलप प्रथम हुए, तेलप द्वितीय हुए, विक्रमादित्य हुए, जयसिंह हुए, सोमेश्वर द्वितीय हुए, विक्रमादित्य श्रेष्ठ पंचम षष्टम हुए और सोमेश्वर तृतीय हुए और तेलप तृतीय हुए। आगे देखते हैं सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेड़ से राजधानी हटाकर कल्याणी जो कर्नाटक में है को बनाया। इस वंश को सबसे प्रतापी शासक, इस वंश की अगर सबसे प्रतापी शासक की बात की जाए तो वो विक्रमादित्य षष्टम आता है। ठीक है, आगे देखते हैं विल्हन एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य षष्टम के दरबार में ही रहते थे, इन्हीं के दरबार में वो रहते थे। मिताक्षरा जो है हिंदू विधि से जो है ना ग्रंथ याज्ञवल्क्य स्मृति पर विख्यात नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेता विज्ञानेश्वर ने की थी। आगे देखते हैं आगे देखते हैं विक्रमांक देवचरित्र की रचना जो है ना विल्हन ने की थी। किन्होंने की थी? विल्हन ने की थी। इसमें जो है ना विक्रमादित्य षष्टम के जीवन पर प्रकाश डालता है। इसमें जो है ना विक्रमादित्य के जीवनी पे ही ये लिखा गया ये पुस्तक है। आगे देखते हैं चालुक्य वंश में किन की बात करेंगे? तो वातापी शासक की बात करेंगे, वातापी की बात करेंगे। इसमें देखते हैं जयसिंह ने जो ना वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की। अगर कहे कि चालुक्य वंश की स्थापना किसने की तो किसने की? जयसिंह ने की है स्थापना की, जिसकी जो है ना राजधानी वातापी, और इन्होंने जो है ना अपनी राजधानी किसे बनाया था? वातापी को बनाया था, जो बीजापुर यानी वर्तमान जो बीजापुर है उसके निकट ही थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे। इस वंश में जो प्रमुख शासक हुए वो थे पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य एवं विजयादित्य। ये सभी जो है ना इसके प्रमुख शासक रहे थे। इसमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। इन सभी में अगर देखा जाए तो सबसे जो है ना प्रतापी शासक किए तो कौन थे? राजा पुलकेशिन द्वितीय था। आगे देखते हैं महाकूट जो स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है। महाकूट जो है ना
स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है। क्या प्रमाणित होता है कि पुलकेशी द्वितीय बहुत सुवर्ण एवं अनिष्टोम यज्ञ संपन्न करवाया था। इन्होंने जो है ना पुलकेशी द्वितीय ने बहुत स्वर्ण एवं अनिष्टोम यज्ञ, ये जो है ना यज्ञ भी करवाए थे और सुवर्ण भी करवाया था। जितेंद्र का मैगुती मंदिर पुलकेशी द्वितीय ने बनवाया था। जितेंद्र का जो है ना, जितेंद्र में जो स्थापित मैगुती मंदिर जो है उसको किसने बनवाया था? पुलकेशी द्वितीय ने बनवाया था। पुलकेशी द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया। पुलकेशी द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में जब युद्ध हुआ तो हर्षवर्धन को हराने का काम किसने किया? पुलकेशी द्वितीय ने किया। हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की, और जो हर्षवर्धन को जैसे उन्होंने हराया तो उनको जो है ना परमेश्वर की उपाधि दे दी गई। इसमें जो है ना दक्षिणेश्वर की उपाधि भी धारण किया था। यही पुलकेशी द्वितीय ने जो है ना दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण किया था। पल्लव वंशी शासक की बात किया जाए तो नरसिंह वर्मन प्रथम जो है ये पुलकेशी द्वितीय का लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया गया। इनको जो है ना 642 ईस्वी में परास्त किया गया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया गया, और उनकी राजधानी जो है ना बादामी पर अधिकार कर लिया गया। संभवतः इसी युद्ध को पुलकेशी द्वितीय, इसी युद्ध में जो है ना पुलकेशी द्वितीय जो मारा गया। यही दोनों के बीच में जब युद्ध हुआ था तो इसी युद्ध में जो है ना पुलकेशी द्वितीय की मृत्यु हो गई। इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन, ये जब विजय नरसिंह वर्मन को प्राप्त हुई तो उन्होंने जो है वातापी कोंड की उपाधि धारण की। वातापी कोंड की उपाधि धारण की, इसका मतलब देखते हैं अभी तक जितने भी राजा कोई भी युद्ध जीतते थे अगर किसी के साथ, तो उसमें जो है ना उन युद्ध के परिणाम स्वरूप जो है ना वो अपने आप को श्रेष्ठ के तौर पे उनको एक उपाधि से संबोधित किया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं ऐहोल अभिलेख का संबंध। ऐहोल अभिलेख का संबंध की बात की जाए तो पुलकेशी द्वितीय से है, यानी ऐहोल अभिलेख किसके विषय में लिखी गई है? तो पुलकेशी द्वितीय के विषय में लिखी गई है। लेखक कौन है इसके? रवि कीर्ति। अजंता के एक गुहा चित्र, अजंता के जो एक गुहा चित्र है वह फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशी द्वितीय को दिखाया गया। अजंता की एक चित्र, अजंता जो गुफा है उसमें जब गुहा चित्र में हम लोग प्रवेश करेंगे तो एक चित्र ऐसा आकृतित किया गया है जिसमें जो फारसी दूत मंडल, यानी जो फारस से जो है दूत भेजा गया था, उस दूत मंडल का जो है ना वो स्वागत करते हुए दिखाया गया है पुलकेशी द्वितीय को। ठीक है, ऐहोल अभिलेख में जो हम लोग पुलकेशी द्वितीय से संबंधित जीवनी से ये लेखक रविकांत का कहना है। आगे देखते हैं वातापी का निर्माण करता कीर्ति वर्मन को माना जाता है। वातापी का जो निर्माण करता है, वातापी का जिन्होंने निर्माण करवाया, जिन्होंने वातापी को बनाया, उसका जो निर्माण करता किसको माना गया है? कीर्ति वर्मन को माना गया है। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण किया। इन्होंने जो सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण किया। सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण किया। सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण किया मालवा जीतने के बाद विनयादित्य ने। ठीक है, आगे देखते हैं विक्रमादित्य ने शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। इन्हीं के जो है विक्रमादित्य के शासनकाल में जो है ना दक्कन जो एक क्षेत्र है, दक्कन में जो है ना अरबों ने आक्रमण कर दिया। ठीक है, इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजे पुलकेशी ने किया। इनके जो ना भतीजे थे, विक्रमादित्य के जो भतीजे थे पुलकेशी, इन्होंने जो है इस आक्रमण का जो है ना मुकाबला किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य ने इसे अवनीश नाथ श्रेय की उपाधि दिया गया। ये जो विक्रमादित्य ये अभियान की जो सफल अरब का जो आक्रमण हुआ, उस आक्रमण को इन्होंने जब रोक दिया, पुलकेशी ने रोक दिया, तो उसी के रोक देने के कारण जो है विक्रमादित्य ने क्या किया, अपने भतीजे को जो है ना अवनी जनाश्रय की उपाधि से संबोधित किया।
अब आगे देखते हैं विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पदकल में जो है ना विरूपाक्ष महादेव का मंदिर, पदकल में विरूपाक्ष महादेव का मंदिर है, उसकी दूसरी पत्नी जो है ना त्रैलोक्या देवी, ये जो है इनकी दूसरी पत्नी त्रैलोक्या देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण किया है। अब देखते हैं कि इसी खुशी में जो है ना, जो उन्होंने अरबों का जो है आक्रमण को रोक दिया, इसी खुशी में जो है उनकी पहली पत्नी एवं द्वितीय पत्नी ने मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, प्रथम पति लोक महादेवी ने पदकल में विरूपाक्ष महादेव का मंदिर बनाया और दूसरी पत्नी त्रैलोक्या देवी ने जो है त्रैलोकेश्वर मंदिर की बनाया। इन्होंने अपने नाम पे ही ये मंदिर बनवाया। इस वंश का अंतिम राजा, अगर इस वंश का अंतिम राजा की बात की जाए तो कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसे ही सामंत दंतिदुर्ग ने परास्त कर एक नए वंश की स्थापना की। ऐहोल को मंदिर का शहर कहा गया। ऐहोल को जो है ना मंदिरों का शहर कहा गया, ऐहोल। आगे देखते हैं चालुक्य। अब आगे देखते हैं चालुक्य वंश, जिसको हम लोग वेंगी के नाम से भी जानते हैं। वेंगी के चालुक्य वंश की संस्थापना विष्णुवर्धन था। इसकी जो है ना राजधानी वेंगी, इसकी राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी क्या थी? वेंगी थी। ये आंध्र प्रदेश में थी। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा, अगर इस वंश का सबसे क्रूर या प्रतापी राजा की बात किया जाए तो कौन थे? विजयादित्य तृतीय था। इसका सेनापति की बात की जाए तो कौन था? पंडरंग था। अब आते हैं राष्ट्रकूट की ओर। राष्ट्रकूट में देखते हैं कौन? राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंतिदुर्ग था। अगर राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने किया था? दंतिदुर्ग ने किया था। कब किया था? 752 ईस्वी में किया था। शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। ये जो है ना शुरुआत में देखा जाए तो कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के जो है अधीन थे। इसकी राजधानी जो है ना मनकीर या मान्यखेत था। इनकी राजधानी की बात करें तो मनकीर या तो मान्यखेत था। वर्तमान में अगर देखें तो मालखेड़ सोलापुर के निकट, ये जो है ना सोलापुर के निकट पड़ता है। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक, राष्ट्रकूट वंश का जो है ना प्रमुख शासक की बात की जाए तो ये कृष्ण प्रथम थे, ध्रुव, गोविंद एवं तृतीय, अमोध वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय थे। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर का जो निर्माण हुआ वो किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्रुव जो है ना राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था। ये जो है ना ध्रुव जो है ना राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था, जिसने जो है ना कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। यानी 3 पक्षों के बीच जो युद्ध हो रहा था उसमें उन्होंने भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। और ये जो है ना दोनों को जो है ना पराजित कर देते हैं। कौन? ध्रुव वत्सराज को एवं धर्मपाल को युद्ध में पराजित कर देते हैं। ये त्रिपक्षीय युद्ध लड़ने वाले एकमात्र राजा थे। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। ध्रुव का ही जो है दूसरा नाम धारावर्ष नाम से भी इसको संबोधित किया जाता है। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रयुद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। अब देखते हैं आगे चल के गोविंद ने भी जो ना त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और चक्रयुद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल, जो इनके संरक्षक थे, धर्मपाल एवं प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित कर दिया। आगे पल्लव पांड्य केरल व गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट कर दिया। गोविंद तृतीय ने जो है इनको जो है नष्ट कर दिया। किसको? पल्लव को, पांड्य को, केरल को और गंग शासकों को गोविंद तृतीय ने नष्ट कर दिया, यानी उनको उखाड़ फेंका और उनका राज्य को अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लिया। अमोध वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। अगर अमोध वर्ष की बात किया जाए तो वो जैन धर्म का अनुयायी था, यानी वो जो है ना जैन धर्म को पालन करते थे। इसमें जो है ना कन्नड़ में जो है ना कवि राजमार्ग की रचना की
आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन, आदि पुराण का रचनाकार कौन है? जिनसेन ने गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक सत्कायना अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष के दरबार में ये संग्रहकर्ता लेखक वगैरह कवि जो है ना रहते थे। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में, अमोघ वर्ष की बात की जाए तो ये तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपना जीवन का अंत कर दिया। यानी जो है ना अमोघ वर्ष है, अपना जीवन का जो त्याग इन्होंने अपने स्वेच्छा से किया। और किस प्रकार किया इन्होंने जो है ना तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। जल समाधि का अर्थ यह है कि वो जो है ना पानी में डूबकर वो तपस्या करते हुए अपना जीवन जो है ना त्याग दिए। आगे देखते हैं, इंद्र तृतीय के शासन काल में अरब के जो निवासी थे वो अल मसूदी भारत आया। इसने जो है ना तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। इन्होंने जो है ना राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ शासक बता दिया। आगे देखते हैं, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक। अगर राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक की बात किया जाए तो वो कौन था? कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि, इन्हीं के दरबार में जो है ना कन्नड़ भाषा के कवि पौन्न रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। यही पौन्न ने शांति पुराण की रचना की। आगे देखते हैं, कल्याणी के चालुक्य तेलबदित्य ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। कर्क जो थे उनको इन्होंने हटाकर जो है राष्ट्रकूट राज्य पर, ये पूरे राष्ट्रकूट राज्य पर जो है अपना अधिकार स्थापित कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव रखी। और कल्याणी के जो है ना चालुक्य वंश की इन्होंने नींव डाला। आगे देखते हैं, एलोरा एवं एलिफेंटा ये दोनों गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में है। गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट के समय ही हुआ। इनका निर्माण की बात की जाए तो इनका निर्माण का काल वही माना जाता है जो राष्ट्रकूटों का समयकाल रहा है। एलोरा में जो है ना 34 शैलीकृति गुफाएं हैं। यानी जो है ना एलोरा की गुफा में देखे तो 34 जो है ना शैल्य चित्र यानी पत्थरों पे उकेरा गया चित्र है। इसमें जो है ना 1 से 12 तक की 1 से 12 तक गुफा, जो 34 शैल्यकृत गुफाएं हैं उनमें से 1 से 12 तक की गुफा में क्या है? बोधों का शैल चित्र है। एवं 13 से 29 तक जो हिंदू देवी देवताओं के चित्र है। और 30 से जो है 34 तक के जैनों की गुफाएं हैं। और 30 से जो है 34 अगर नंबर गुफा तक जाए तो उसमें जो है हम लोग जैन धर्मों के लोगों के जो है ना चित्रों का वर्णन मिलता है। बौद्ध गुफाओं में अगर सबसे प्रसिद्ध है तो वो विश्वकर्मा गुफा है। इस गुफा का नाम दिया गया है, जिस गुफा का नाम है विश्वकर्मा गुफा। इसकी संख्या नंबर 10 में जो गुफा आती है उस गुफा का नाम है विश्वकर्मा गुफा। उसमें जो है ना बुद्ध गुफा में सबसे प्रसिद्ध ये चित्र इसी से प्राप्त होते हैं हमको, बौद्ध धर्म का। आगे इसमें एक चैत्य है। वहां पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी हैं। इसी में जो है एक चैत्य भी है। वहां पर जो है 2 मंजिला यानी 2 छत वाला, 2 तल्ला वाला और 3 मंजिला यानी 3rd फ्लोर वाला गुफाएं भी हैं, जिनमें 2 थल तथा 3 थल नाम दिया गया, जिन्हें जो है ना 2 थल या 3 थल नाम दिया गया है। एलोरा का गुफा जो है ना गुफा 15 में विष्णु के नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप को दिखाया गया। यानी जो एलोरा के 15 नंबर गुफा में जाए जो हिंदू धर्म को समर्पित है उसमें देखते हैं तो विष्णु भगवान का जो ना नरसिंह अवतार की कलाकृति या चित्र उनका उकेरा गया है, जिसमें पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया। उनको जो है ना पुरुष और एक तरह से सिंह, इधर सिंह बना हुआ नरसिंह का अवतार में दिखाया गया। नोट आगे देखते हैं, एलोरा गुफा का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। एलोरा गुफा का जो न सर्वप्रथम अगर उल्लेख हम लोग खोजें तो फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में ही किया था। आगे देखते हैं राष्ट्रकूट जो है ना शैव वैष्णव
शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। इनके भी जो उपासक थे शैव धर्म को भी मानते थे, वैष्णव धर्म को भी मानते थे और शाक्त संप्रदायों के साथ भी जैन धर्म के भी उपासक थे और साथ ही साथ ये जो है ना जैन धर्म के भी मानते थे, यानी उनका पूजा करते थे, मानते थे, उनका आचरण करते थे, अनुसरण करते थे। राष्ट्रकूटों ने भी अपने राज्यों से मुसलमान व्यापारियों, अब देखते हैं राष्ट्रकूटों ने भी जो है अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दे दी। ये राजा जो राष्ट्रकूट जो थे, राष्ट्रकूट इतने उदार थे, ये सभी धर्मों के प्रति सहानुभूति रखते थे और ये सभी धर्मों को जो है आदर सम्मान करते थे तथा उसको फलने फूलने का अवसर प्रदान करते थे। इसी प्रकार जो है मुसलमान व्यापारियों को भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वीकृति उनको दे दी गई। आगे देखते हैं यादव वंश। यादव वंश के बारे में जानते हैं। तो यादव वंश देखते हैं देवगिरी जो स्थान है, देवगिरी के जो है यादव वंश की स्थापना जो है भिल्लम पंचम ने किया था। इसकी राजधानी की बात करें तो देवगिरी थी। राजधानी कहाँ थी? देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा, इस वंश के सबसे प्रतापी राजा की बात करें तो वो सिंघन था, जिनका जो है ना समय काल रहा है 1210 से लेके 1286 तक 1210 से 1246 तक जो है ना इनका शासनकाल रहा है। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था। इस वंश की अगर अंतिम शासक की बात किया जाए तो वो रामचंद्र था, जिसने जो है ना अलाउद्दीन के सेनापति मलिक कफूर के सामने आत्मसमर्पण किया। इन्हीं के जो है ना इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक जो है ना रामचंद्र था और इन्होंने जब अलाउद्दीन इन पे आक्रमण किए तो अलाउद्दीन के सेनापति मलिक कफूर के सामने इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया गया। मलिक कफूर के सामने इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। आगे देखते हैं होयसल वंश, इसके बारे में देखते हैं। तो द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने किया था। अगर होयसल वंश की स्थापना की बात की जाए तो इनका स्थापना किया था विष्णुवर्धन ने किया था। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा है। होयसल वंश जो है एक इसी जो यादव वंश को जो पढ़े इसी की जो है एक शाखा जो है ना होयसल वंश है। यादव वंश की एक होयसल वंश है। वेल्लोर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में किया था। आगे देखते हैं होयसल वंश का अंतिम शासक हो। अगर होयसल वंश का अंतिम शासक की बात की जाए तो वो जो है ना वीर वल्लाल तृतीय था, जिसे जो है ना मलिक कफूर ने हराया। जिसको जो है ना वीर जो है वल्लाल तृतीय था, जिसे मलिक कफूर ने हराया। यानी होयसल वंश का अंतिम शासक जो है मलिक कफूर के सामने समर्पण ना करते हुए इन्होंने उनके साथ युद्ध करना ज्यादा बेहतर समझा और युद्ध में वो पराजित हुए। होयसल वंश की राजधानी द्वार राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र थी, जो आधुनिक नाम इसका जो ना हलेविट कहा जाता है। आगे देखते हैं कदम्ब वंश। अब जो जितने वंश आएंगे सारे वंश छोटे छोटे आएंगे। तो कदम्ब वंश के बारे में जानते हैं। ये जो है ना कदम्ब वंश की स्थापना की बात की जाए तो किसने किया था? मयूर श्रवण ने किया था। कदम्ब वंश की राजधानी, इसकी राजधानी की बात की जाए तो क्या है? वनवासी था। अब आगे देखते हैं छोटा सा वंश है गंग वंश के विषय में हम लोग जानते हैं। तो गंग वंश का संस्थापक जो है ना ब्रजहस्त पंचम था। गंग वंश का संस्थापक कौन था? ब्रजहस्त पंचम था। अभिलेखों के अनुसार, अगर अभिलेखों की माने तो अभिलेख क्या कहते हैं? देखिए अभिलेख के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोकनी वर्मा था। प्रथम शासक का नाम है क्या था? कोकनी वर्मा था। यानी गंग वंश का प्रथम शासक कौन था? अभिलेखों के अनुसार कोकनी वर्मा था। गंगों की प्रारंभिक राजधानी, गंगों की शुरुआत में जो है राजधानी रही वो कौन सा था? कुलाल था, जिसको हम लोग कोलर भी कहते हैं, जो बाद में तलकाड हो गया, जो बाद में इसी का नाम परिवर्तित होकर तलकाड कर दिया गया। अब आगे देखते हैं दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। अब देखते हैं दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला या छोटी सी टिप्पणी करने वाला, टीका लिखने का मतलब है कि टिप्पणी करने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। आगे देखते हैं हम काकतीय वंश। ये अंतिम आज की क्लासेस का ये अंतिम टॉपिक रहेगा, काकतीय वंश। इनके बारे में देखते हैं।
का संस्थापक की बात की जाए तो कौन था? बीटा प्रथम था, जिसने नलगोंडा हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी अमकोंड थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति। इस वंश की अगर सबसे शक्तिशाली शासक की बात की जाए तो वो कौन थे? गणपति थे। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी। रुद्रमा देवी कौन थी? गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया। जिन्होंने रुद्रदेव महाराज का जो है ना नाम ग्रहण किया, जिसने 35 वर्ष का शासन किया। इन्होंने ही जो है 35 वर्ष का शासन किया। रुद्रमा देवी जो है महाराज का नाम ग्रहण किया और उन्होंने ही जो 35 वर्ष तक शासन किया काकतीय वंश में। इसमें जो है ना पहली बार हम लोग देखते हैं कि एक महिला द्वारा जो है ना शासन किया जाता दक्षिण भारत में। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली। अब जो है ना गणपति की बात करें तो इन्होंने जो है राजधानी अपनी वारंगल में स्थापित कर ली। इस राजवंश का अंतिम शासक के रूप में देखें तो वो कौन थे? प्रताप रुद्र थे। इनका शासनकाल रहा 1295 से 1323 ईस्वी तक का रहा। तो आज तक की क्लासेस हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी क्लासेस अगर अच्छी लग रही हो, पसंद आ रहा हो, तो इसको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो आज की क्लासेस हम लोग यहीं रोकते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लासेस हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 25 सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। इसको हम लोग अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज की क्लासेस यहीं रोकते हैं। अगर आपको इस क्लासेस अच्छी लगी हो तो लवासना जीएस क्लासेस को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।